hello my IGNOU students, I hope you guys are doing good. So today we going to cover the most important chapter जो IGNOU के एग्जाम्स में आते हैं MEG 5 का लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन थ्योरी का ब्लॉक 3 है ये रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो हम इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे जिससे आपको एग्ज़ाम में लिखने में हेल्पफुल रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IGNOU का जो ये बुक है और ये ब्लॉक 3 रोमांटिक क्रिटिसिज्म, इसको आसान भाषा में समझने के लिए बिल्कुल सही तरीके से जोड़ कर समझते हैं हम। ठीक है, तो ये रोमांटिक एरा है लेट 18th सेंचुरी। यूनिट 1 में आपको बताएंगे लेट 18 टू अर्ली 19th सेंचुरी से पहले शायरी और कविता लिखने का ना बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट नियम हुआ करता था, स्ट्रिक्ट रूल्स हुआ करते थे। लेकिन जो रोमांटिक थिंकर्स थे ना, उन्होंने आकर कहा कि नियम छोड़ो और दिल की सुनो। तो ब्लॉक 3 के मुख्य रूप से 3 बड़े क्रिटिक्स जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, सैमुअल टेलर कोलरिज थे एंड पर्ली बेच थे। ठीक है, तो पहले हम विलियम्स वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ड्सवर्थ का सबसे मशहूर काम है उनका निबंध, ठीक है, जिसको लिरिकल बैलेट्स भी बोला जाता है। इसे रोमांटिक आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। तो पोइट्री की भाषा में पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग की भाषा जो लैंग्वेज होती थी, उन्होंने कहा कि कविता में पंडितों वाली भारी भरकम अंग्रेजी मत लिखो, आम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी रियल लैंग्वेज ऑफ मैन का इस्तेमाल करो, जिसका सब्जेक्ट होना चाहिए साधारण चीज़ें, गांव का जीवन और प्रकृति। सेकंड है एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज हमें बताते हैं ये वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे, लेकिन साहित्य विचारों में उनका थोड़ा अलग दृष्टिकोण था। उनका सबसे मुख्य काम था बायोग्राफिया लिटरेरिया। ठीक है, और वर्ड्सवर्थ की असहमति इसमें देखते हैं हम कि कॉलरिज ने कहा कि हर आम इंसान की जो भाषा होती है वो कविता नहीं बन सकती, उसे थोड़ा तराशना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, जिसे हम फैंसी वर्सेस इमेजिनेशन बोलते हैं। फैंसी होती है यह सिर्फ पुरानी यादों या चीज़ों का जमावड़ा होता है, और इमेजिनेशन वो होती है जो असली क्रिएटिविटी की पावर होती है, अकॉर्डिंग टू एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट इज पी.बी. शेली। पी.बी. शेली इज़ ऑल्सो वेरी फेमस पोइट, जिनकी पोइट्रीज बहुत फेमस है, वो हम इसी ब्लॉक में देखेंगे। पोइट्री रिफ्लेक्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू हिम, ये इनकी थिंकिंग थी, पोइट्री रिफ्लेक्ट सोसाइटी। शैली ने कहा है कि कविता सिर्फ बहलाने के लिए नहीं लिखना चाहिए, बल्कि वे समाज के असली मार्गदर्शक होते हैं। ठीक है, मॉरल एंड सोशल रोल इसमें आता है कि कविता इंसान के अंदर दया, भावना और नई सोच भी पैदा करती है, जो समाज में बेहतर बनाती है उनको। तो ये 3 क्रिटिक्स थे जो इनकी शॉर्ट समरी मैंने अभी आपको बताई। अब मैं उन पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी जो एग्जाम्स में आते हैं IGNOU के क्वेश्चंस के तौर पे। IGNOU के एक एग्जाम में के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन निकल के आया था 2023 के में, डिस्क्राइब कॉलरिज आइडिया ऑफ द गुड पोएट। इसका मतलब क्या है, ये बहुत बार देखा गया, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है। IGNOU के एग्जाम में एस.टी. कॉलरिज के अनुसार गुड पोएट की क्या विशेषताएं होती है। कॉलरिज के अनुसार एक अच्छा कवि वह नहीं होता है जो सिर्फ राइमिंग करे, बल्कि वो एक ऐसा विजनरी और क्रिएटर है जिसके पास असाधारण मानसिक शक्तियाँ होती है। ठीक है, द पावर ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, आम इंसान दुनिया में जैसी है वैसी ही दिखता है, लेकिन एक अच्छा कवि अपनी सेकेंडरी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके पुरानी बिखरी हुई और असाधारण और साधारण चीज़ों को पिघलाकर एक बिल्कुल नई और सुंदर रचना क्रिएट करता है। थियोरेटिकल डिफरेंस क्या था दोनों के बीच में, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के बीच में? सो सीधा मतलब है कि उनमें अकॉर्डिंग दोनों इस बात से बिल्कुल सहमत थे कि भावनाएं कविता का दिल होती है, लेकिन मतभेद इस बात पर था कि भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका, जो प्रोसेस होता है और जो लैंग्वेज होता है वो कैसी होनी चाहिए। तो दोनों की सहमतिज आर इमोशन आर इंटीग्रल टू पोइट्री। मतलब वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों ही रोमांटिक दौर के कवि थे और दोनों इस बात पर 100% सहमत थे कि बिना सच्ची भावनाओं के कविता नहीं लिखी जा सकती है। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता किसी नियम से नहीं बल्कि इंसान के दिल से निकली इमोशन से बनती है, और कॉलरिज का मानना था कि कविता में भावनाएं तो होती है, लेकिन उन भावनाओं को सही रूप देने के लिए कवि का दिमाग, इमेजिनेशन काम करता है। कॉलरिज का मानना था कि उनके मुख्य जो सिद्धांत थे वो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी थे। तो इनकी बायो देख लेते हैं। इनका जन्म 1772 में हुआ था एंड डाइड इन 1834। डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखा हुआ अक्टूबर 21 एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज ऑट्री एस्टिमेरी, इंग्लैंड में। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इनकी बाकी की अर्ली लाइफ डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ था इनका इंग्लैंड, एज आई टोल्ड यू, जो लेक डिस्ट्रिक्ट के पास था। और इनकी ना जो बर्थ एंड अर्ली हिस्ट्री है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनकी वर्क इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लाइक अ सेकेंडरी इमेजिनेशन, यह मुख्य रूप से कवियों और कलाकारों के पास होती है, जो कल्पना के ही रूप में एक पुरानी चीज़ को पिघलाकर एक नई तरीके की सुंदर रचना का निर्माण करती है। तो इनकी जो ऑफिशियली IGNOU के MEG 5 में बताया गया है ब्लॉक 3 में, वो यही बताया गया है कि
इनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. सैमुअल को लेकर है, मतलब इस बुक में ये बताया गया है और प्राइमरी रोल इस सिलेबस में इनको ही रखा गया है। तो ब्लॉक 3 में आपको इन 2 कैरेक्टर्स के बारे में ही जानने को भी मिलेगा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की इनकी जो काम था ना वो लिरिकल बैलेट सबसे ज़्यादा मशहूर था और द प्रेल्यूड जो 1850 में आया था। सैमुअल टेलर का बायोग्राफिकल लिटरेचर एंड द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर कुबला खान। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखना, ये अनदर जो सब्जेक्ट्स के बारे में आप पढ़ते हो उसमें भी इनके बारे में पूछा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।